प्रदेश देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बलिया में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव में मुसलमान बीजेपी को बड़ी जीत दिलाएंगे। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। दानिश आजाद ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुसलमानों को कांग्रेस ने गुमराह किया है। उनका ये बयान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की अहम भूमिका को लेकर चर्चा में है। देखिए, बिहार में फिर से हमारी सरकार आने वाली है और उसमें सबसे बड़ा किरदार कोई निभाएगा तो पिछड़ा पासमानदा तबका निभाएगा। बिहार का जो हमारा पासमानदा समाज है, उत्तर प्रदेश का पासमानदा समाज है, वो पूरी तरीके से हमारी मोदी सरकार की नीतियों पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। क्योंकि देश में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में हमें मिला जिसने पिछड़े पासमानदा की समाज की आवाज़ को पूरी बुलंदी के साथ मंचों पर उठाया है। बिहार में जिस तरीके से तमाम दूसरे दल, कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे दलों ने मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया, दूसरी तरफ हमारे मोदी जी ने पासमानदा पिछड़े समाज के मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो आज मुसलमान पूरी तरीके से मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। देखिए, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के लीडरशिप में फिर से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और इस सरकार बनाने में सबसे अहम किरदार हम मुसलमानों का होगा। बिना उनके मुसलमानों का पसमानदा समाज का बिहार चुनाव जीतना नहीं लगता कि मुश्किल होगा। देखिए, पासमानदा समाज पूरी तरीके से मैं बताया, पासमानदा समाज जिसके साथ खड़ा होगा वही पार्टी सरकार बनाएगी। और पासमानदा समाज पूरी तरीके से नीतीश जी के साथ, मोदी जी के साथ बिहार में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक तीखा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ियों की सेवा में लगी है तो फिर कांवड़ियों के पैर दबाने के लिए सीओ और एसडीएम को भी तैनात कर देना चाहिए। उनके इस बयान पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को श्रद्धालु की आस्था का मजाक उड़ाना बंद करना चाहिए। सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो हमारे सनातन के मानने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, बाबा के प्रति जो आस्था रखते हैं, जो बड़ी लंबी दूरी कांवड़ यात्रा तय करते हैं, उनकी सही व्यवस्था हो, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, उनको रुकने रुकाने की अच्छी व्यवस्था हो, कहीं किसी प्रकार किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, ये इंतज़ाम सरकार करती है। और जिस तरह से प्रतिवर्ष सरकार इंतज़ाम करती रही, वही इस बार भी इंतज़ाम है, बेहतर इंतज़ाम है। कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाना, उनको प्रोत्साहित करना, ये सरकार चूँकि बड़ी श्रद्धा से, बड़े उमंग से, बड़ी उम्मीद से भोले बाबा के इस कांवड़ यात्रा को लोग निकालते हैं, कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं, उसमें कुछ कांवड़ यात्रा में जो अराजक होते हैं, जो कहीं इधर उधर कुछ घटनाएं करते हैं, उनके ऊपर सरकार और पुलिस कार्रवाई भी करती है। ऐसा नहीं है, कानून व्यवस्था सबके लिए है। कानून व्यवस्था का पालन करना ये सबको, जितने भी हमारे प्रदेश में लोग रहते हैं, उनको चाहिए कानून व्यवस्था का पालन करें। और पूरी तरह से सरकार 25 करोड़ लोगों के साथ है और उनको सुरक्षा, उनको पूरी तरह से उनको सुरक्षित करना ये सरकार का। सिद्धार्थनगर जिले के बांसीनगर स्थित सरदार पटेल पब्लिक स्कूल में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक जयप्रताप सिंह ने इंग्लिश लैंग्वेज लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को नई शिक्षा नीति और अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूरी है। स्कूल प्रबंधक कृष्ण शंकर चौधरी ने बताया कि विदेश जैसी शिक्षा अब स्थानीय स्तर पर देने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक शिवेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ये सरदार पटेल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के माध्यम से कई वर्षों से जो नई शिक्षा नीति के अनुसार नवाचार और कौशल विकास बढ़ाने का जो सरकार की योजनाएं हैं,
उनसे जुड़े हुए अंग्रेजी एक ऐसा विषय होता है जिससे बच्चों को पढ़ने से टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान होता है। उसको लेके इन्होंने एक इंग्लिश स्पीकिंग लैब, एक इंग्लिश लैब की स्थापना हैदराबाद बेस से उनका संपर्क करके, और जिनके बहुत सारे ब्रांचेज हैं पूरे देश के अंदर, और कई स्कूलों में, उत्तर प्रदेश के कई स्कूलों में भी उनका चलता है कि छोटे ग्रेड 3 से, माने छोटे बच्चे जो 3 क्लास से आगे एक अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना और आगे उनकी तैयारी करना, तो इसके लिए एक लाभदायक है। बच्चों की जो जैसे कि जब आप साइंस में या आप टेक्नोलॉजी में जाएंगे, आगे चल के रोबोटिक्स होगा, आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, कंप्यूटर्स होंगे, इन सब को समझने में भी उनको एक ज़्यादा एक सहयोग मिलेगा। हमारा जो मातृभाषा है हिंदी के साथ में इनकी भी आवश्यकता है कि अंग्रेजी की भी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, जिससे वो आगे चल के अच्छे जगह पर अपना स्थापना हो या रोजगार करे, व्यवसाय करे, या कहीं अच्छे पोस्ट पर भी देश के अंदर या देश के बाहर भी जा सकते हैं। सो आज हम लोग सरदार पटेल पब्लिक स्कूल में हैं। हम लोग हैदराबाद से आए हैं, मायराज एकेडमी से। देखिए, बच्चे चाहे बड़े शहर के रहें या छोटे शहर के रहें या गांव के रहें, बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और गरीबी और अमीरी अलग चीज़ है, लेकिन शिक्षा का अधिकार सबको रहना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा फीस पे कर रहे हैं तो आपको अच्छी शिक्षा मिले और कम फीस कर रहे हैं तो कम शिक्षा मिले। और इसी के टुवर्ड्स में हमने जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, यंग इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, कि आज के दिन में भारत की युवाओं को कैसे हम शस्त्र बनाएं, अस्त्र बनाएं और एसेट बनाएं फ्यूचर के लिए, उसी टुवर्ड्स में हम लोग ये काम करते हैं। तो आज हमने कम्युनिकेशन स्किल की यहाँ पर इसलिए स्थापना की है क्योंकि जो बच्चे हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई नहीं जा पाएँ, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस तरह का तालीम ले सकें, उस तरह की शिक्षा ले सकें जो इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में। यूपी के बलिया में 1.25 साल बाद अपने गृह जनपद पहुंची पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने मीडिया से खुलकर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा टिकट देगी तो वह बलिया से चुनाव लड़ेंगी। स्वाति ने कहा कि लखनऊ में मल्टी कॉजिन रेस्टोरेंट को गलत तरीके से बियर बार बताया गया, जबकि यूपी में कोई बार को लाइसेंस नहीं मिलता है। उन्होंने अपने कार्यकाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संबंधों की भी बात कही। मीडिया पर सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा का चेहरा मोदी, अमित शाह, योगी और पार्टी है, ना कि कोई एक व्यक्ति। चुनाव मोदी और कमल का फूल के नाम पर जीते जाते हैं। बलिया वाले जिस दिन मुझे बुलाएंगे उस दिन मैं यहीं आके रहने लगूंगी। बुलाइए तो पहले। बिल्कुल मेरा ही घर है। मैं देखिए, मैं सिर्फ पॉलिटिकल आइडेंटिटी ही नहीं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, मेरे ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी है और पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ। पिछले लगभग 1 साल तो मैं चुनाव की दृष्टि से अलग अलग प्रदेश में मैं व्यस्त रही चुनाव की दृष्टि से। उसके बाद अभी 3-4 महीने हुए हैं जब थोड़ा इधर व्यस्तता कम हुई है पार्टी के कामों। पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और जब तक पार्टी का निर्देश नहीं होगा मैं किसी पर्टिकुलर सीट बलिया या किसी और सीट के विषय में बात नहीं कर रही हूँ। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ कि अगर पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगी, पार्टी कहेगी कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ूंगी। बलिया से पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने के लिए तो बिल्कुल लड़ेंगे, चूँकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। हर नेता की जो चुनाव लड़कर आता है उसकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, लेकिन आपने बोला ना कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है। जिस पार्टी का हिस्सा मैं हूँ उस पार्टी में निर्देश दिया जाता है कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, पूछकर हमारी पार्टी में टिकट नहीं दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति विशेष को कि कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है, मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में ये सोच रहे हो कि बीजेपी में इनका चेहरा है, तो मुझे लगता है कि हमारा चेहरा कमल का फूल है, हमारा चेहरा मोदी जी हैं, हमारा चेहरा अमित शाह जी हैं, हमारा चेहरा नड्डा जी हैं, हमारा चेहरा योगी जी हैं, हमारा चेहरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुझे नहीं लगता है कि 2017 में अगर स्वाति सिंह चुनाव लड़ी तो वो अपने चेहरे पर जीती हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर जीती हूँ, मैं कमल के फूल के चेहरे पर जीती हूँ और लोगों के सहयोग से जीती। वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने एडिशनल एसपी अजय कुमार, सभी सीओ, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारियों के साथ अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर गोष्ठी की।
बैठक में एसपी ने एक सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिले में अपराध पर हर साल में रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी हिस्ट्री शीटरों पर लगातार निगरानी रखी जाए और किसी भी घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिलना चाहिए और महिला अपराधों पर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। बुलंदशहर में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया ने 48 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये कार्यक्रम जिला पंचायत कैंपस में आयोजित किया गया, जिसमें बुलंदशहर सांसद डॉक्टर भोला सिंह, भाजपा विधायक सिकंदराबाद अनूप शहर और शिकारपुर सहित कई जनप्रतिनिधि व जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर अतुल तेवतिया ने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और कहा कि पंचायत क्षेत्र में विकास पर प्राथमिकता दी जा रही है। आज जिला पंचायत के माध्यम से 48 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पे हमारे सभी विधायकगण और हमारे जिला पंचायत के सदस्य उपस्थित रहे हैं। मैडम, जो विकास कार्य हैं अब आगे कहाँ रह गए? क्या आवाज़ नहीं आई? ये विकास कर रहे हैं और कहाँ रह गए हैं और कहाँ कार्य विकास कर? हमने अपने कार्यकाल में पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में पूरे जनपद भर में ऐसी जगहों को भी चिन्हित किया गया है जहां आज़ादी के बाद से कार्य नहीं हुए थे। तो उन सभी जगहों पे जहां कार्यों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनको प्राथमिकता मानते हुए पूरे जनपद भर में कार्य किए गए हैं। हमने हर वार्ड में, हर विधानसभा में एक फॉर्मेट रखते हुए कि सबको समानता से कार्य पहुँचे और सबको एक रूप से कार्य मिले, सारी विधानसभाओं में बराबर निधि से कार्य हो। मिर्जापुर में श्रावण मास के दौरान कावड़ यात्रा की तैयारियों को देखते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने मड़िहान तहसील के कलवारी घोरावल मार्ग पर स्थित बखर नदी पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को मरम्मत कार्य आज रात तक पूरा करने का निर्देश दिया। इसके बाद अधिकारियों ने मड़िहान से कलवारी तक पैदल चलकर कावड़ यात्रा मार्ग का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संबंधित थाना व चौकी प्रभारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार मड़िहान आशीष कुमार पांडे समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं अमेठी में श्रावण मास के चलते फिलहाल आपको बता दें कि अभी कावड़ यात्रा और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जल अभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा हुआ है और इस बीच और मजबूत कर दिया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने अमेठी की पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक से खास बातचीत की है। एसपी ने बताया कि सभी प्रमुख मार्गों और शिवालयों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन से निगरानी और मेडिकल टीमों की व्यवस्था भी की गई है, जिससे यात्रा सकुशल संपन्न हो सके। सुनिए क्या कुछ कहा है। श्रावण माह के शुरू होने के बाद अमेठी में कांवड़ यात्रा और प्रसिद्ध मंदिरों पर जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं का जत्था निकलना शुरू हो गया है। हमारे साथ अमेठी की एसपी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और ज़मीन पर किस तरह से उनको उतारा जा रहा है? सभी जो हमारे शिव मंदिर जहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक किया जाता है, सभी पर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम करे गए हैं। साथ ही साथ वहाँ पर श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इन सभी इंतजामों को भी देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ जो हमारे कांवड़ यात्री हैं, जो कि यहाँ पर दलमऊ या अन्य क्षेत्रों से जल लेकर आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी जगह जगह पर फोर्स की तैनाती करी गई है। इसके साथ ऐसे श्रद्धालु जो कांवड़ लेकर ट्रेन के माध्यम से या बसों के माध्यम से जाते हैं, उनके लिए रेलवे स्टेशन पे और बस स्टेशन पे भी पुलिस फोर्स की तैनाती करी गई है। क्योंकि जलाभिषेक के दौरान बहुत अधिक संख्या में महिला श्रद्धालु भी जलाभिषेक करती हैं, उनके लिए विशेष रूप से महिला पुलिस की तैनाती हर मंदिर पर की गई। क्या अलग अलग मार्ग तय किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए और आम नागरिक के लिए, क्योंकि कई जगह पे विवाद देखने को मिलता है?
देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका मार्ग पूर्व से निश्चित है और सभी लोग जो हैं वो मार्ग पे ही अपना कांवड़ लेकर चलते हैं और पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। कांवड़ यात्रा के बीच में अराजक तत्व जो है माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, इनसे निपटने के लिए अमेठी पुलिस किस तरह की तैयारी है? देखिए जैसा कि मैंने बताया कि वृहद सुरक्षा इंतजाम है वो सभी जगह करे गए हैं और सभी श्रद्धालु अच्छे से जलाभिषेक करके अपनी पूजा अर्चन करें, यही पुलिस का कर्तव्य है और उसी के दृष्टिगत सभी की सुरक्षा के लिए जगह जगह पे पुलिस की तैनाती है। मैम आखिरी सवाल, कांवड़ यात्री और अमेठी के आम पब्लिक से किस तरह का निवेदन करना चाहिए? देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि पुलिस सुरक्षा आपके साथ में है और जगह जगह पर कोई भी आपको पुलिस सहायता की आवश्यकता पड़े आप तत्काल पुलिस को 112 पे और या फिर जो पुलिस के हमारे फ़ोन नंबर्स हैं CUGs के थाने पे उनके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपसे हमारे साथ बात करने के लिए अमेठी SP अरुणा रजक पहुंची, जिनका कहना है कि अमेठी पुलिस किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेठी से JK24/7 के लिए कुलदीप सिंह। बरेली बंदायूं बॉर्डर पर SSP अनुराग आर्य ने कावड़ रूट का निरीक्षण किया है। उन्होंने संबंधित थानों को कावड़ यात्रियों की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। SSP ने कहा कि कावड़ियों की किसी भी तरह से परेशानी उन्हें नहीं आनी चाहिए और अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी आती है तो उस पर थाना पुलिस जिम्मेदार होगी। भारी और बड़े वाहनों का कावड़ मार्ग में प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही कावड़ियों के रास्ते में मांस की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य मंदिरों में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा और अराजक तत्वों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। SSP ने साफ किया है कि कावड़ियों के रास्ते में बाधा डालने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चंदौली के DDU जंक्शन पर कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी तेज कर दी है। DM और SP ने स्टेशन का निरीक्षण किया और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ और देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम जाने वाले कावड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज, टिकट काउंटर और पार्किंग एरिया जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। RPF के जवानों और जवान सादे वेश में और कुछ पुलिसकर्मी भगवा वस्त्र में कावड़ियों के बीच तैनात रहेंगे ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। हम लोगों ने 3-4 बैठकें हम लोगों ने कर ली हैं और सभी विभागों को भी निर्देश दे दिए हैं कि उनके उनके स्तर पे जो भी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जानी है, उसी को लेकर के आज हम लोग के द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण भी किया जा रहा है। क्योंकि बहुत से लोग बिहार बॉर्डर के माध्यम से बनारस जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो NH है, उसमें अलग-अलग जगह पे सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बैरिकेडिंग्स करनी है या जो मूवमेंट प्लान बनाना है या जो भी ड्यूटीज़ लगानी है या जो NH की ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो सब हम लोगों ने अभी कोऑर्डिनेट करवा ली हैं। साथ ही साथ मुगल सराय से लेकर के भी बनारस वाला हमारा रूट इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसमें भी PWD के साथ में हमने बैठक करके जो भी कमियाँ हैं हम लोग उसको दुरुस्त कर ले रहे हैं ताकि रूट में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना रहे। जनपद में 2 महत्वपूर्ण हमारे शिव मंदिर हैं, कालेश्वर जी, जागेश्वर जी का भी, और वहाँ पर भी हम लोगों ने जितने भी इंतज़ाम करने थे, चाहे वो पुलिसिया इंतज़ाम हो या अलग-अलग विभागों के द्वारा जो फैसिलिटीज़ इंश्योर करानी है, वो सब हम लोगों ने इंश्योर कर ली है उसके अंतर्गत। इसके अलावा स्टेशन भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से वैष्णव धाम के लिए जाते हैं और बहुत सारे लोग बनारस भी दर्शन करने आते हैं। तो अभी स्टेशन पे भी हम लोगों ने जितने भी इंतज़ाम होने हैं उन सबको एक बार दिखवा लिया है। यहाँ का कंट्रोल रूम भी हमने चेक कर लिया है और रेलवे से बात करके अगर स्पेशल रिग्स की आवश्यकता हो तो उसकी भी हम लोगों ने प्रोविजंस सुनिश्चित करा लिए हैं। जहाँ जहाँ ड्यूटीज़ लगनी है सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की, चाहे पुलिस की, PAC की, वो सब इंतज़ाम हम लोगों ने कर लिए हैं। ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि जनपद में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही व्यवस्थित रूप से ये पूरा का पूरा सावन के महीने में जो भी कांवड़ यात्राएं और जो भी चीज़ें होनी है वो हम लोग करा पाएँ। आज मुगलसराय स्टेशन पे संयुक्त रूप से DM महोदय, साथ में RPF कमांडेंट, तो साथ में पुलिस द्वारा यहाँ पे जॉइंट इंस्पेक्शन की जा रही है क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की काफ़ी मूवमेंट रहती है बैजनाथ के लिए और यहाँ बनारस के लिए। इसमें ये देखा जा रहा है कि शाम को 6 बजे से पुलिस की और RPF की जो डिप्लॉयमेंट है वो आज स्टार्ट हो जाएगी। साथ में जो एडिशनल ट्रेन्स हैं वो संबंधित विभाग से वार्ता की गई है। जब अगर लोड बढ़ेगा तो किस हिसाब से श्रद्धालुओं को सेफली यहाँ से मूव कराया जाएगा।
होल्डिंग एरियाज देखे गए हैं और उसमें भी इंश्योर कराया जाएगा कि सेफली सब लोगों को होल्डिंग एरियाज में आराम करने के लिए जगह दी जाए। साथ ही साथ जनपद स्तर की जो व्यवस्था है, इसमें हमारा कम्युनिकेशन प्लान, जो कंट्रोल रूम की व्यवस्था है, सीसीटीवी से निगरानी, वो शुरू करवा दी गई है। शाम को 6 बजे से जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है हम लोगों का, वो भी शुरू हो जाएगा, जिसमें हैवी ट्रैफिक का जो मूवमेंट है, खास तौर पे जो हैवी ट्रक्स हैं, उनके लिए दिशा निर्देश मीटिंग कर ली गई है। जो जत्थों की मूवमेंट है और डीजेस के जो संचालक हैं, उनको नोटिस दे दिए गए हैं। सोशल मीडिया पे निगरानी की जा रही है निरंतर। और जो हम लोग का हाईवे पे जो सर्विस लेन है, उसमें संबंधित विभाग जो एनएच है, उनके साथ भी जॉइंट मीटिंग की गई है और अभी इंस्पेक्ट भी किया गया कुछ जगहों को। और ये इंश्योर कराया जाएगा जो सेफ पैसेज जो श्रद्धालुओं के लिए, वो इंश्योर कराया जाए। और पीडब्ल्यूडी से भी वार्ता की गई है इसमें, जिसमें जहाँ जहाँ पे रोड की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए सबको बताया गया है और इसमें इंश्योर कराया जाएगा कि सेफली ये त्यौहार सकुशल संपन्न हो। श्रावण मास में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मंडलयुक्त अखिलेश सिंह, डीआईजी डीएम रवीश गुप्ता, एसपी अभिनंदन समेत कई अधिकारियों ने प्राचीन भद्रेश्वर नाथ मंदिर से अयोध्या बॉर्डर तक कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बस में पूरे रूट की तैयारियों का जायजा लिया। कमिश्नर ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि 15 जुलाई तक सभी अधूरे कार्य पूरे कर लिए जाए। सेक्टर जोन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी तय की गई। यात्रा मार्ग पर सभी जरूरी व्यवस्थाओं की गहन से जांच की गई। आज कांवड़ को लेकर मैं, डीआईजी साहब, यहाँ के डीएम, एसपी और संबंधित जितने भी जो है लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, सभी के ऑफिसर्स, पूरा यहाँ पे हम लोगों ने आज रूट का भ्रमण किया है और भद्रेश्वर नाथ मंदिर जहाँ पर मुख्य कार्यक्रम रहता है उसका निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद आज तक जो भी लाइन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो तैयारियाँ की गई हैं, उन तैयारियों की हम लोगों ने समीक्षा किया है और प्रत्येक दिशा में जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है उनको ये निर्देश दिया गया है कि वो लोग आगामी 2-3 दिन के अंदर जो भी उनकी जो है तैयारियों में छोटी बड़ी कमी है उसको पूर्ण करा लें। और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आगे आने वाले 15 तारीख तक यहाँ पर जो भी साफ़ सफाई, बिजली के जो भी खंभे हैं उनकी गार्डनिंग करना है। इसके साथ साथ जो भी छोटी मोटी जो है सड़क पर गड्ढे हैं उनकी मरम्मत करना है। ये सभी काम हम लोग पूर्ण करा लेंगे। इसके साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो जनपद को हम लोग जो है इसमें सेक्टर और जोन में विभाजित करके वहाँ पर जो मजिस्ट्रियल ड्यूटी लगनी है, इन सब की हम लोगों ने समीक्षा किया है। और फिर आज जो है अभी वहाँ पर कलेक्ट्रेट जाकर जो लोगों को काम बताया गया है उसकी एक बार विस्तार से हम लोग फिर से चर्चा। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेली ने सावन और कांवड़ यात्रा की शुरुआत पर कहा कि यात्रा अच्छे तरीके से पूरी हो। उन्होंने मुहर्रम और बकरीद के त्योहारों के दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की भी तारीफ की। मौलाना ने 32 साल पुराने जोगिन वादा विवाद के समाधान में पुलिस प्रशासन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को कांवड़ यात्रियों का स्वागत फूल बरसाकर और पानी पिलाकर करना चाहिए, जैसे कि हिंदू समाज ने मुहर्रम जुलूस में किया था। सावन का त्योहार शुरू हो गया है और साथ ही साथ कांवड़ का भी जो है वो आगाज हो गया है और हमारी ख्वाहिश है कि इत्मीनान और सुकून के साथ, अमन और शांति के साथ में ये त्योहार संपन्न हो। अभी देखा गया कि उससे मुहर्रम से पहले बकरीद और ईद बहुत शांतिपूर्वक अंदाज में मुसलमानों के त्यौहार मनाए गए, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। हुकूमत की तरफ से अच्छे इंतजामात थे, व्यवस्थाएं थीं, जिसकी वजह से त्यौहार बहुत शानदार तरीके से हुए। ऐसे ही मेरी ख्वाहिश है कि कांवड़ यात्रा पूरे दिन, जितने दिन भी हो, वो अमन और शांति के साथ में हो, कहीं कोई विवाद ना हो। मैं कांवड़ ले जाने वाले लोगों से अपील करूंगा कि वो लोग रास्ते में इत्मीनान से चलें और बर्दाश्त के साथ में, सब्र के साथ में रहें। और देखा गया है गुज़श्ता सालों में कि कभी कहीं घटना हो जाती थी, किसी रास्ते में गाड़ी चलने वाले से कोई टच हो गया तो लाठी डंडों से उसको पीट दिया जाता, गाड़ी तोड़ दी जाती, बैठने वालों को मारा पीटा जाता। ऐसा ना करें, इससे
जो त्यौहार है उस त्यौहार की बदनामी होती है और उसकी पाकीज़गी ख़त्म होती है और अमन शांति भी दरहम बरहम होती है। तो इसका ख़ास तौर पर कांवड़ के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग इसका एहतियात रखें और ध्यान रखें। और मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि जिन जिन इलाकों से कांवड़ यात्राएं गुजरें उन पर पुष्प वर्षा करें और पानी का इंतजाम करें, पानी पिलाएं, लंगर करें, इसलिए कि ये प्यार, मोहब्बत, भाईचारा का पैगाम हमें पूरे देश में देना है। लखनऊ में आंगनवाड़ी भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए दो पीड़ित महिलाएं रीना देवी और मोहनी देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंची। दोनों का कहना है कि गदई खेड़ा, बड़ा गांव और नया खेड़ा दस्तोई की भर्ती में मेरिट को नजरअंदाज कर संपन्न परिवारों की महिलाओं का चयन किया गया है। जिनका चयन हुआ है उनकी मेरिट कम है और पारिवारिक स्थिति बेहतर है। पीड़ितों ने चयनित उम्मीदवारों की मेरिट जांच और उचित कार्रवाई की मांग भी की है। बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र में दलित नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप कर हत्या के मामले में बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले हुई घटना पर कार्रवाई न होने से ये बड़ी घटना हुई है। मृतक बच्ची एक मामले में गवाह थी जिसे दबाने की कोशिश की गई। पीड़ित परिवार गरीब है और अभी तक जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हुई है। बसपा सरकार से 1 करोड़ मुआवजा, नौकरी, आवास और जमीन देने के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। इस परिवार के साथ लगभग 29/9/2024 को भी घटना हुई थी। इनके बहू के साथ छेड़खानी हुई थी, उसमें भी इन्होंने FIR कराई थी, लेकिन प्रशासन उस वक्त सचेत नहीं हुआ। जिनके खिलाफ FIR उन्होंने कराया था उनको इसी लोकल क्षेत्रीय किसी बड़े नेता के दबाव में उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई थी। उसी का खामियाजा है कि आज जो इनकी बेटी की जान गई है, जो इनकी बेटी के साथ घटना हुई, ऐसे नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का घृणित कार्य किसी भी समाज के साथ हो तो हर इंसानियत वाले व्यक्ति को उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या परिवार ने क्या बताया? परिवार ने जो हमको बताया है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया है कि इनके परिवार, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, इनके परिवार को कम से कम 1 एकड़ की जमीन मुहैया कराई जाए, क्योंकि गरीब परिवार है। इनकी बेटी भी छिन गई है और उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं। जो इनके परिवार के लोगों की तरफ से, क्योंकि इनकी मांग है वही मांग मेरी है। इनके परिवार अपराध के बाद पुनः अपराध हुआ है। नहीं, वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको प्रशासन संज्ञान में लिया होता तो ये नहीं होता। तो जो इनके परिवार के लोग जो हैं, इनकी जो मांग है कि 1 एकड़ की जमीन, एक बेटे को नौकरी, 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय जो यहाँ के हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा कि वो भी आकर के परिवार के दर्द को सुने और उनको निजात कराने का काम करें। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के ग्राम मौदा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए और नारेबाजी शुरू कर दी। किसान यूनियन के नेता भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। स्थिति को देखते हुए स्थानीय पुलिस बल मौके पर तैनात है और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मूर्ति तोड़ने के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। फतेहपुर के रिंद नदी में मिले नरकंकाल में मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि एक महिला ने अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पहले गला दबाकर हत्या की गई, फिर सिर धड़ से अलग कर और हाथ की कलाइयों को काटकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई। चेहरे पर पेट्रोल डालकर अपने पति को जला भी दिया। मोबाइल डेटा खंगालने पर सच्चाई सामने आई। मृतक की जांच कसियापुर गांव के राहुल पटेल के रूप में हुई है। बकेवर थाना पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, 9 जुलाई को रात में करीब 12 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि रिंद नदी में एक कंकाल बहते हुए आया है। तत्काल घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, सीनियर ऑफिसर भी पहुंचे और कंकाल को कब्जे में लेकर के जब उसको देखा गया तो उसका धड़ जो है सर से अलग था और साथ ही साथ वहां पर वो शव काफ़ी पुराना था। तुरंत उसको PM के लिए मोर्चरी भेजा गया और उसका पहचान के लिए अग्रिम
DNA सैंपल भी कलेक्ट किया गया, जिसको FSL भेजा गया। बाकी जब आगे बारीकी से पूछताछ की गई तो पता चला कि बकेवा थाना क्षेत्र में 2 लोग हैं, एक राम भवन और प्लस उनकी पत्नी सरिता। इसमें जो सरिता है उसका संबंध ये जो बॉडी मिली है इनसे था, लोग फोन पे बातचीत करते थे। बाद में इस कंकाल की पहचान राहुल पटेल उम्र 32 के रूप में हुई और घटना वाले दिन इनके द्वारा करीब 2 जुलाई को, एक हफ्ते पहले, इनको अपने घर पे बुलवाया गया था। जब ये घर पर आए तो इनके पति द्वारा और इनके द्वारा मिल करके इनका गला घोट करके इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद इन्हीं की मोटरसाइकिल पे इनको बिठाकर, जिसमें पत्नी पीछे बैठी और पति चला रहा था, इनको नदी के किनारे ले गए और इनको 100 पे पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई और जो इनका सर था वो धड़ से अलग कर दिया गया, साथ ही साथ हाथ की कलाइयाँ भी काट दी गई और नदी में 100 को फेंक दिया गया। जो बांका था वो इनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ मोटरसाइकिल के टूटे हुए अवशेष भी झाड़ियों से बरामद किए गए हैं। जो इनका मोबाइल था उसको भी इन्होंने तोड़ करके नदी में फेंक दिया था, जिसका कुछ हिस्सा बरामद कर लिया गया है। फील्ड यूनिट को बुला करके घटना स्थल से जो आग लगाई गई थी उसके कालिख और अन्य अवशेष कलेक्ट किए गए हैं। इन लोगों में पूछताछ में एक बात और पता चली कि कानपुर के पश्चिमी पारा थाना क्षेत्र में इनकी गुमशुदगी भी लिखी गई थी। उसी के क्रम में इनकी पहचान हुई और आगे घटना का अनावरण हो सका है। फर्रुखाबाद के थाना कंपिल क्षेत्र में गोकशी के आरोपी से हुई पुलिस मुठभेड़ में एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान आरोपी इब्राहिम और उसके साथी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें इब्राहिम के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस फरार साथी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा कल रात एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें अपराधियों की धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में थाना कंपिल को भारी सफलता प्राप्त हुई है। थाना कंपिल पुलिस और एसओजी टीम बरखेड़ा नहरपुरिया पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति आते दिखे। व्यक्तियों को जब रोकने का इशारा किया गया तो वो रुके नहीं और पुलिस पार्टी में फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसका नाम इब्राहिम है, जो गोकशी का मुलजिम है। उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी है। उसको उपचार हेतु लोहिया हॉस्पिटल रेफर किया गया है। वो भी खतरे से बाहर है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद हुई है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक अभियुक्त मौके का फायदा उठा के भाग गया है। वो फरार अभियुक्त के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उस अभियुक्त का नाम वसीम है, जो कि गोकशी का अभियुक्त है, थाना शमशाबाद क्षेत्र है। अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अंतर्राज्यीय लुटेरे सलमान से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई है। मेरठ का रहने वाला सलमान 1 सप्ताह पहले बीएसएफ के रिटायर्ड फौजी से चेन लूटकर फरार हुआ था। पुलिस ने उसके पास से लूटी गई चेन, तमंचा और बाइक बरामद की है। घायल लुटेरे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सलमान पर पिछले 9 वर्षों में यूपी के कई जिलों में 70 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज है। पुलिस उसकी आपराधिक कुंडली खंगाल रही है। 12 जुलाई को थाना गुलावटी पुलिस तथा स्वाट टीम द्वारा सिकंदराबाद अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल, जिस पे एक व्यक्ति हेलमेट लगा के बैठा हुआ था, जब उसको रोकने का इशारा किया गया तो वो अपनी बाइक मोड़ के और भागने का प्रयास करने लगा तथा चिड़ावक रोड पर उसने अपनी गाड़ी मोड़ दी। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो अपने आप को पुलिस से गिरता हुआ देख उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति की पहचान सलमान पुत्र याकूब के रूप में हुई है, जो कि लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात जानकारी हुई कि ये जो व्यक्ति है ये एक शातिर किस्म का लुटेरा है। इसके ऊपर लगभग 60 से ज़्यादा लूट तथा चोरी तथा अन्य प्रकार के अभियोग पंजीकृत हैं। इस व्यक्ति के पास से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की अपाचे, एक तमंचा तथा एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है तथा इसके पास से एक पीली धातु के आभूषण भी बरामद हुए। पूछताछ में ये पता चला कि दिनांक 5 जुलाई को गुलावटी में एक चेन छीन के लूट करने का प्रयास किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की पीली धातु के आभूषण गए हुए थे। उस घटना को कारित करने में ये और इसका एक साथी संजय इसके साथ थे। इस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
कानपुर के सरसौल से अलीगढ़ जा रही मवेशियों से भरी एक गाड़ी के चालक से पीआरवी में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। आरोप है कि चकेरी क्षेत्र से पीछा कर 3 पीआरवी गाड़ियों ने चालक को नौबस्ता और बर्रा फ्लाईओवर के बीच रोका और प्लास्टिक के डंडों से पीटते हुए 10,000 रुपए लूट लिए। इस दौरान चालक की आंख के नीचे गंभीर चोट आई है और हाईवे पर करीब 1 घंटे जाम लगा रहा। बर्रा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एडीसी साउथ योगेश कुमार ने मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। लकी क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? हम सिरसौर बाजार से पशु लेके आते हैं हर हफ्ते। आज डबल पैसे मांग रहे थे, आगे आगे 3 गाड़ियों ने रोक के हमें खूब मारा है। किसने कौन सी गाड़ियां थी? सीआरपी 112 112 3 गाड़ी थी, 1 रैपट थी। किस लिए मारा, क्या कारण? पैसों की वसूली के लिए। कितने पैसे की मांग कर रहे हैं? हम 200 दे के जाते हैं, 500 रुपए मांग रहे थे। हर बार आते पैसे लेते हैं? हर बार लेते हैं पैसे मुझसे, हर बार दे के जा रहे हैं। कितने चौराहे पड़ते सब में? हाँ सब में। यहाँ इतनी बार पुलिस ऊपर खड़ी होती है ना, सबको दे के जा। बहराइच के थाना रुपईडीहा क्षेत्र के तकिया गांव में 30 वर्षीय युवक रामजी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। विवाद तब शुरू हुआ जब रामजी नशे की हालत में परचून की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीकर पैसे नहीं दे रहा था। दुकानदार और उसके बेटों से विवाद बढ़ा और उन्होंने रामजी पर लाठी बरसाई। घायल युवक नाली में गिर पड़ा। उसे प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहाँ उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आज दिनांक 12/7/25 को थाना रुपईडीहा द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तकिया दाखिला सुरैया में दोपहर बाद राम सुरेश सनाम दुखीराम की परचून की दुकान पर रामजीत पुत्र कैलाश गौतम ठंडा व कुछ सामान लेने गए थे। सामान लेने के समय आपस में कुछ वाद विवाद हो गया, जिस कारण राम सुरेश व उसका पुत्र दीपचंद लाठी डंडों से रामजीत को मारने पीटने लगे, जिससे उसको चोटें आ गई। घायल अवस्था में रामजीत को चारदा सीएससी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने रिफर कर जिला अस्पताल रवाना कर दिया। इलाज के दौरान रामजीत की मृत्यु हो गई है। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जा रही है। इटावा में प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्राम प्रधान चंद्रकांति के पति रामवीर तिवारी ने बताया कि स्कूल में खाना लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जा रहा है, जबकि गैस कनेक्शन उपलब्ध है। साथ ही खाना खाने के बाद बच्चों से ही बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे बच्चों के मानसिक और शैक्षणिक विकास के खिलाफ बताया और मामले की जांच की मांग की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार से संपर्क नहीं हो सका, उनका पक्ष मिलना बाकी है। तेरी केवल चावल और आलू, और जबकि सोयाबीन की मिक्स खिचड़ी बननी चाहिए या दूध भी मिलना चाहिए, वो नहीं दिया गया। और प्रथम बात यह है कि जो रसोइया हैं यहाँ, जो रसोइया तैनात है प्रेजेंट में, बच्चों से थालियां धुलवाने का काम करवा रही हैं, तो ये बिल्कुल लापरवाही है। जबकि बच्चों से थाली धुलवाना एक बहुत अनियमितता है। इस पे ना कुछ हेडमास्टर बोलते हैं और ना कोई प्रधानाध्यापक बोलते हैं। मैं तो यहाँ स्कूल में आता ही जाता नहीं हूँ। ये थाली धुलवाने का घिनौना काम जो कर रहे हैं बच्चों, छोटे छोटे बच्चों से, ना समझ बच्चों से थाली धुलवाई जाती है यहाँ, तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सरला देवी है। कौन सा स्कूल है, कौन से गांव का? पहले तो हम सराय रोड में बनाओ, बाकी बाद सराय जबलमपुर में आई हैं। यहाँ पे आप कितने सालों से? यहाँ कितने सालों से? यहाँ हमें 10-12 साल बन जाए रहे हैं। खाना किस पे बनता है? जब बच्चा के साथ 100 ग्राम मीनू के हिसाब से। नहीं, चूल्हे पे के गैस पे? चूल्हे पे बनते। कितने साल से? रविंद्र प्रधान तो तब सिलेंडर भर्ती जाएगा तो वो अपने पास है, वो बनवात तो खाना जब वो चलेगा तो अपनी उठाई जाएगा। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप जुड़े रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।